मसीह का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के साथ तैयार है आपका पसंदीदा शो, और खबरों में विश्लेषण के लिए तैयार हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको दिखाते हैं आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया है हमारी टीम ने इस शो में। चर्चा शुरू करेंगे आपकी थाली से। दालों के मोर्चे पर राहत की खबर। कुछ दालें ऐसी हैं बाजार में जो सस्ती हुई हैं, अपनी एमएसपी से नीचे बिक रही हैं, भाव थोड़ा नरम है। बजाज फाइनेंस के लोन प्रोडक्ट्स पर हटी पाबंदी। अगर आप बजाज फिनसर्व का कार्ड यूज करते हैं और आप इंस्टा ईएमआई जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे जो अब आपको पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल रहे थे, तो राहत की खबर आपके लिए, वो प्रोडक्ट दोबारा वापस आ रहे हैं। पाबंदी क्यों लगी थी, क्यों हटी, ये सब कुछ जानेंगे। बैंकिंग कारोबार में उतरेंगे अजीम प्रेम जी। जी हां, विप्रो वाले अजीम प्रेम जी बैंकिंग कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। किस रास्ते से, कैसे उतरेंगे, ये समझेंगे। क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लेंगे। यस बैंक में कौन बेचेगा अपनी हिस्सेदारी। एसबीआई बेचने आगे आया तो विदेशी बड़े बड़े बैंक लाइन में लग गए, तो क्या फिर और निवेशक भी बेचेंगे, ये जानेंगे हम लोग। दिन की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। इसके बाद महंगे होने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस, वजह क्या है ये पता करेंगे, और मसालों में आखिर मिला क्या है जो पूरी दुनिया में, पूरे देश में, सरकारों में, नियामकों में इतनी हलचल है, ये भी समझेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का शक है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन किया है। सीसीआई ने इस मामले में जल्द जांच रिपोर्ट साझा कर सकता है। यह मामला साल 2019 का है, जिसमें दिल्ली व्यापार संघ का आरोप था कि ई कॉमर्स कंपनियां स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री पर भारी छूट देती हैं और चुनिंदा विक्रेताओं को इसका फायदा देती हैं। तो सर, अब शक अगर ये साबित हुआ तो क्या कार्रवाई हो सकती है इन कंपनियों पर? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये पुराना मामला है और ये मामला पहले से चल रहा है। कई अन्य जगहों से भी इस तरीके की शिकायतें आई थी कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो मार्केट प्लेस मॉडल पर चलती हैं, ये ख़ास विक्रेताओं को चुनती हैं और उनके प्रोडक्ट ही अपनी वेबसाइट से प्रमोट करती हैं। क्योंकि और ये बात अगर आप बड़े पैमाने पर देखें तो अमेरिका में भी इस पर इस तरीके के सवाल उठे थे कि सिलेक्टेड डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है सर्च में भी और प्रमोट करने में भी। इसी के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था 2019 में, और अब ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन कमीशन इन कंपनियों के खिलाफ किसी नतीजे पर पहुंच सकता है, और अगर नतीजे पर पहुंचता है तो फिर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को लेकर इन पर जुर्माना और जुर्माने की कार्रवाई भी हो सकती है। गर्मी बढ़ने की वजह से दालों की मांग प्रभावित होने की आशंका है। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन यानी आईपीजीए की ओर से यह बयान आया है। चने की खरीदारी में कमी देखने को मिल रही है, जिससे कीमतों में नरमी आई है। आईपीजीए ने कहा है कि चुनिंदा बाजारों में बढ़ी आवक की वजह से प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में गुरुवार को चने की कीमत 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ बंद हुई है। सर, कितनी राहत की बात है ये अगर दालों के मोर्चे पर ये नरमी है? तात्कालिक तौर पर थोक बाजार में तो कीमतें कम होती दिखाई दे रही हैं। खुले बाजार में या रिटेल मार्केट में इनका कितना असर होगा, क्योंकि रिटेल मार्केट की कीमतें आमतौर पर एक बार बढ़ने के बाद कम नहीं होती। लेकिन अगर आप चना देखें या मसूर देखें, मसूर की कीमत भी एमएसपी से नीचे आई है। इसके अलावा आप जो पीली दाल है उसकी भी कीमतें लगभग एमएसपी के आसपास ही घूम रही हैं। यहाँ सरकार और रिजर्व बैंक के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि पिछले साल 2 साल से दाल की कीमतों में लगातार तेजी थी। सरकार ने कई तरीके के नियम बनाए थे। आज भी इस तरीके की खबरें थी कि महाराष्ट्र में कुछ व्यापारियों की छापेमारी हुई है जमाखोरी को लेकर। आयात भी बढ़ाना पड़ा है, लेकिन अब गर्मियों के कारण बाजार में मांग कम होने की वजह से कीमतों पर थोड़ा दबाव दिख रहा है। लेकिन ये कितना लंबे समय तक चलेगा ये देखने की बात होगी, और खुदरा बाजार में क्या दाल सस्ती होगी इस असर से, ये भी अभी कह पाना मुश्किल है। एफसीआई के पास करीब 534 लाख टन चावल का स्टॉक है। दाल के साथ साथ एक सूचना आपको चावल की भी दे देते हैं। ये जरूरी स्टॉक बफर मानकों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। चावल का मौजूदा स्टॉक नई खरीद नहीं होने पर भी 1 साल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक 1 मई तक एफसीआई के पास 317 लाख टन चावल का स्टॉक है और मिल मालिकों से मिलने वाला 217 लाख टन चावल था। रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के माध्यम से कर्ज को मंजूरी और वितरण पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। केंद्रीय बैंक ने पिछले साल नवंबर में बजाज फाइनेंस के इन 2 लोन प्रोडक्ट पर कार्रवाई की थी और इनको
रोक दिया था। तो सर अब क्यों हट गई है रोक? बजाज फाइनेंस ने काफी तेजी से रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन किया और बाजार में इस बात को लेकर आज खासी चर्चा थी कि कई कंपनियां जो लंबे समय तक, एक साल 2 साल तक रेगुलेटर के इन प्रतिबंधों का सामना करके अपना हिसाब किताब और व्यवस्था ठीक नहीं कर पाती, बजाज फाइनेंस ने उसे बहुत तेजी से उन कंप्लायंसेस को किया। और आरबीआई ने यह कहा कि कंपनी ने ई कॉमर्स और इंस्टा EMI कार्ड को लेकर जिन जिन नियमों को में का उल्लंघन पाया गया था उन सारी नियमों को ठीक किया है और बजाज फाइनेंस ने अपने सिस्टम को बेहतर किया है। ये बताता है कि आरबीआई और रेगुलेटर किसी तरह से माफी देने को तैयार भी नहीं है, लेकिन कंपनियां तेजी से इस रेगुलेशन का पालन भी कर रही हैं और इसलिए शायद सबसे जल्दी 6 महीने के भीतर ही बजाज फाइनेंस से ये प्रतिबंध हटा लिया गया। विप्रो के फाउंडर और उद्योगपति अजीम प्रेमजी बैंकिंग कारोबार में उतर सकते हैं। अजीम प्रेमजी का फैमिली ऑफिस प्रेमजी इन्वेस्ट नैनीताल बैंक में मैच्योरिटी स्टेक की खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी नैनीताल बैंक प्रेमजी इन्वेस्ट के एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि अधिग्रहण को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। सर तैयारियां क्या हैं? ये दिलचस्प खबर है। अजीम प्रेमजी का विप्रो का एक फैमिली ऑफिस है जिसका नाम प्रेमजी इन्वेस्ट है और ये नैनीताल बैंक को खरीदने की तैयारी कर रहा है। नैनीताल बैंक की शाखाएं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्से में है। करीब करीब इसका वैल्यूएशन 800 करोड़ रुपए के आसपास है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक गैर बैंकिंग कारोबार का व्यक्ति अपने फैमिली ऑफिस के जरिए एक बैंकिंग बिजनेस में निवेश करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस पर रिजर्व बैंक की मंजूरी आएगी कि नहीं ये अभी देखना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल बैंक में करीब करीब 98% स्टेक डाइवेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। अपनी 98% हिस्सेदारी बेचेगा, जिसमें पहली किश्त में 51% यानी नियंत्रक हिस्सेदारी बेची जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा अब नैनीताल बैंक से अलग होना चाहता है। ये पहली महत्वपूर्ण बिड है या पहला महत्वपूर्ण संकेत है जो नैनीताल बैंक में खरीद के तौर पर मिला है और प्रेमजी इन्वेस्ट अजीम प्रेमजी की जो कंपनी है, जो फैमिली ऑफिस कंपनी है, वो इसमें निवेश करना चाहती है। अब गेंद रिजर्व बैंक के पाले में होगी। रिजर्व बैंक को डिसाइड को तय करना होगा कि क्या वो प्रेमजी इन्वेस्ट को इस खरीद का और इस कंपनी को खरीदने का मौका देगा। यूएई और जापान के बैंक यस बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। एसबीआई के यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 25% बेचने की प्रक्रिया के तहत यूएई के फर्स्ट अबू धाबी बैंक और जापान के मिज़ोहू बैंक ने यस बैंक का अधिग्रहण करने में अपनी रुचि दिखाई है। दोनों बैंक इस सौदे को लेकर गंभीर हैं और अधिग्रहण के विभिन्न विकल्पों पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो फिर सर एसबीआई के बाद क्या और निवेशक भी बेचेंगे हिस्सेदारी? हाँ शुभम, पता चला कि मिज़ोहू बैंक ने रिजर्व बैंक से बातचीत भी शुरू कर दी है और फर्स्ट अबू धाबी बैंक की तरफ से भी सक्रियता दिखाई दी गई है और कई महत्वपूर्ण मर्चेंट बैंकर्स भी एसबीआई की हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में। हमने आपको बताया था कि इस बैंक में एसबीआई की जो 25% हिस्सेदारी है उसे बेचने की मंजूरी सरकार ने और रिजर्व बैंक ने दे दी है। अब इसके बाद देखना यह है कि 3 और बैंक हैं, खासतौर से इसमें एक सरकारी पार्टनर है 4.2% हिस्सेदारी के साथ LIC इसमें बैठा हुआ है। क्या LIC भी अपनी हिस्सेदारी बेचेगा? दूसरी चीज HDFC, ICICI, कोटक और एक्सिस बैंक भी इसके हिस्सेदार हैं। आपको याद होगा कि जब एस बैंक संकट में फंसा था तो एक बैंकों का कंसोर्टियम बनाया गया था, एक समूह बनाया गया था जिसने एस बैंक को उबारा था। तो ये अपनी तरीके की पहली डील होने वाली है जिसमें एक निजी बैंक में सरकारी बैंक की हिस्सेदारी बेची जाएगी और उसे खरीदने के लिए दुनिया का कोई अंतर्राष्ट्रीय बड़ा बैंक खरीदने को तैयार होगा। कोई भारतीय बैंक इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए अभी इच्छुक नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत अपने डेटा सेंटर निजी उद्योग को लीज पर दे सकती है। मार्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसको लेकर नियम चुनाव के बाद नई सरकार बनने पर आ सकते हैं। केंद्र सरकार पहले अपने डेटा सेंटर विकसित करेगी और इंडस्ट्री को लीज पर देकर उसके आधार पर अपने मॉडल विकसित करने के लिए काम करेगी। सर क्या योजना है पूरी? डेटा सेंटर आने वाले समय में सबसे बड़ा निवेश होने वाले हैं। इनमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो बेहद महंगी हैं उनमें निवेश करने की ज़रूरत होती है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की व्यवस्था करनी होती है और बहुत हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। आमतौर पर कंपनियां अब ये चाहती हैं कि डेटा सेंटर किराए पर मिलें या कोई क्षमता तैयार करे। भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम की तैयारी की गई है जिस स्कीम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपये का AI मिशन है जिसके तहत सरकार अपने पैसे से, पहली बार ऐसा
ऐसा होने जा रहा है कि सरकार अपने पैसे से डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करेगी और फिर उसकी कैपेसिटीज, उसकी क्षमताएं प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देंगी। भारत में कई सारी कंपनियां और स्टार्टअप्स इस चुनौती का सामना कर रहे हैं कि उन्हें डेटा सेंटर बनाने की उनके पास वित्तीय क्षमताएं नहीं है, उतना पूंजी निवेश की क्षमता नहीं है, और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो लैंग्वेज मॉडल्स उन्हें चलाने के लिए उन्हें भारी प्रोसेसिंग क्षमताओं की ज़रूरत है। और इसलिए इस स्कीम में सरकार निवेश करने जा रही। चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि स्कीम कितनी बड़ी और इसमें कितने लोग भागीदार होते हैं। चाइना ने इस मॉडल की राह दुनिया को दिखाई थी। चीन ने इस तरीके का एक मॉडल डेवलप किया था जिसमें चीन की सरकार ने बड़े डेटा सेंटर तैयार किए थे और कंपनियों को उसकी क्षमताएं लीज पर या किराए पर दी थी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जल्द बढ़ सकता है। IRDAI ने कुछ नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों का असर प्रीमियम पर भी पड़ेगा। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड 4 साल से घटाकर 3 साल करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम को 10 से 15 साल बढ़ा सकती हैं। सर, ये बढ़ोतरी कब तक होगी और क्या क्या वजह हैं इनके चारों तरफ? आपको, अगर आप मनी 9 को नियमित रूप से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए थे और जिसमें ये कहा था कि किसी भी पुरानी बीमारी को शामिल करने के लिए 4 नहीं, अब अधिकतम 3 साल का समय होगा। जो वेटिंग पीरियड था उसको भी घटाया था और इसके बाद बीमा कंपनियों के लिए लागत बढ़ने का अंदेशा था। हमने आपको बताया था कि इसके असर से बीमा कंपनी अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी करेंगी और अब प्रमुख बीमा कंपनियों ने इस बात का संकेत दिया है कि वे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लागत बढ़ा सकती हैं। HDFC ERGO ने कहा है कि उसकी प्रीमियम का इंक्रीज 7.5% से 12.5% के आसपास होगा, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि इससे उनके प्रोडक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी ठीक करना ज़रूरी है। यानी अब उन्हें ज़्यादा जल्दी भुगतान करना पड़ेगा और क्लेम्स को सेटल करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें ज़्यादा पूंजी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी कंपनियां हैं जो शायद इसी दिशा में आगे बढ़ेंगी। यह माना जा रहा है कि 10 से 15% तक बीमा की लागत बढ़ सकती है। तो अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू कराने जा रहे हैं और आपसे कंपनी ज़्यादा पैसा मांगे तो इसका कारण समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि अब रेगुलेटर ने इसके नियम बदल दिए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले करीब 43% ग्राहकों को क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोकल सर्वे का ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ एक सर्वे में। सर्वे के परिणामों में ये भी पता चला कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक को क्लेम रिजेक्ट होने, आंशिक मंजूरी और क्लेम सेटलमेंट में लंबा वक्त जैसी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। क्या कुछ और पता चला सर इस सर्वे में? लोकल सर्किल का ये सर्वे महत्वपूर्ण है और हेल्थ इंश्योरेंस में हम दोनों तरह से बात करें। देखिए, एक तरफ हेल्थ इंश्योरेंस की लागत बढ़ रही है, दूसरी तरफ सामान्य लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम लेने में अभी भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो पहले से मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि इलाज पूरा हो जाने के बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटल ना होने के कारण लोगों को लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं किया जाता, उनको अस्पताल में ही रुकना पड़ता है। ये शिकायत इस सर्वे में निकलकर सबसे ज़्यादा सामने आई। इसके अलावा कई जगह बीमा करते समय एजेंट्स ने सही ढंग की जानकारी नहीं भरवाई और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का तर्क लेकर लोन रिजेक्ट कर दिए गए और जब बीमा का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और जब किसी व्यक्ति का इलाज हुआ और उसके बाद उसने जब क्लेम के लिए फाइल किया तो उसे पैसा नहीं मिला। दूसरी चीज़ ये कि कई जगह ऐसी पाई गई हैं जिसमें बीमा के नियमों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिन्हें बीमा धारक को बताया नहीं गया है। इस पूरे सर्वे से एक चीज़ शुभम निकल कर आती है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ दिख रही है वो ये कि बीमा धारक और बीमा देने वाली कंपनी के बीच संवाद की गहरी कमी है और अधिकांश लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों के बारे में उसकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं है और उस जानकारी के अभाव में जब वो वास्तव में क्लेम लेने पहुंचते हैं तो उनके क्लेम रिजेक्ट्स होते हैं। और ये बेहद ज़रूरी है जानना आपके लिए कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप सही जानकारी जरूर हासिल करें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। मनी 9 के साथ बने रहिए। विस्तार से हेल्थ इंश्योरेंस की छोटी छोटी चीज़ों पर अलग अलग तरह से कार्यक्रमों के जरिए छोटे वीडियोस के जरिए फील्ड्स के जरिए आपको जानकारी देते रहते हैं। कार्यक्रम में जुड़िए हेलो मनी 9 में और अपने सवाल पूछिए कि आखिर आपके बीमा में का क्लेम अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। सिंगापुर और हांगकांग में MDH और एवरेस्ट के मसालों पर प्रतिबंध लगने के बाद FSSAI और मसाला बोर्ड हरकत में आ गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी ब्रांड के मसालों की क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य बनाने का आदेश दिया है। भारतीय मसाला बोर्ड ने निर्यात किए जाने वाले सभी मसालों की टेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया है। सर, कितना गंभीर होता जा रहा है अब ये मामला?
काफ़ी बड़ा मामला। दवाओं के बाद भारतीय मसाले अब पूरी दुनिया में भारतीय खाद्य गुणवत्ता की किरकिरी करा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, यूरोप और अमेरिका, दुनिया की अब कोई ज्योग्राफीज ऐसी नहीं बची हैं जहां से भारतीय मसालों के रिजेक्ट किए जाने की या उनमें ऐसी सामग्री मिले होने की जांच पाई गई है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मसाले भारत का सबसे बड़ा निर्यात भी है और पुराना निर्यात है। पिछले 2000-2.5 साल से भारत से मसालों का निर्यात होता रहा है, पर अब मसालों की क्वालिटी को लेकर गहरे सवाल उठ रहे हैं। स्थिति यह है कि सरकार के सारी एजेंसियों को सक्रिय होना पड़ा इस साख को बचाने के लिए। FSSAI और स्पाइस बोर्ड दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, एक तो फूड रेगुलेटर FSSAI, दूसरा स्पाइस बोर्ड है। इन्होंने जो नए नियम तय किए, उन नए नियमों के मुताबिक अब हर मसाला कंपनी की जांच होगी और उसके मसाले की गुणवत्ता परखी जाएगी। यह माना जा रहा है कि इससे मसाला कंपनियों के लिए कंप्लायंस की समस्या भी बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ ये कि मसाले में प्रिजर्वेटिव या जो कीटनाशक हैं उनके पैमानों में भी बदलाव किया गया है, जिससे कि इनकी गुणवत्ता सुरक्षित की जा सके। और इसकी जब जांच रिपोर्ट सामने आएंगी तब पता चलेगा कि भारतीय मसाले दरअसल कितने सुरक्षित हैं। आप जो मसाले आप खा रहे हैं उनकी में कितनी सुरक्षा है। अभी हाल फिलहाल में पिछले 10-12 वर्षों में भारत में मसालों की गुणवत्ता पर कोई बड़ी जांच रिपोर्ट सामने कभी नहीं आई थी। अब यह पहली बार ऐसा हुआ है जब मसालों में मिलावट को लेकर पूरी दुनिया से सवाल उठ रहे हैं। सर, क्या निर्यात पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? $700 मिलियन के आसपास का निर्यात है भारत से मसालों का। और अब दुविधा यह है कि एक बार जब कंसाइनमेंट रिजेक्ट होना शुरू होते हैं पूरी दुनिया से, तो उन बाजारों में नियामकों के सामने मसालों की गुणवत्ता स्थापित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और निर्यातकों में खासी बेचैनी है, भारत के निर्यातकों में, निर्यातक ब्रांड में। भारत के प्रमुख ब्रांड पूरी दुनिया में मसाले निर्यात करते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत की अपनी स्पेशलिटी है, भारत की विशेषज्ञता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रहने वाले भारतीय हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं और बाकी रेस्टोरेंट्स में भी इनकी बड़ी आपूर्ति होती है। जो मसाला उद्योग के लोगों से या रेगुलेटर से हमारी बात हो रही, वो कह रहे हैं कि भारत ने करीब 30 मसालों के मामले में गुणवत्ता के नियम पहले से तय किए हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो 30 मसालों में निर्धारित होते हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में अलग अलग जगह नियम हैं और स्वास्थ्य के गुणवत्ता के नियम हैं जिनका पालन नहीं किया जा पा रहा है। और इस हिसाब से अब निर्यातकों के लिए भारत को अपने नियम और बदलने होंगे। तो भारतीय बाजार के लिए तो गुणवत्ता के नियम बदलेंगे ही, अलग अलग निर्यात बाजार के हिसाब से भी निर्यातकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। मसाला या स्पाइसेस जो भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा उपेक्षित किस्म का प्रोडक्ट था, अब वो सरकार के लिए भी, निर्यातकों के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया है। चुनावों के बीच सरकार की एजेंसियां इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। आप भी मसाले खरीदते समय ये ध्यान रखें कि उनकी गुणवत्ता और उनकी गुणवत्ता की सही पहचान होती रहे। करेंसी मार्केट में मध्यस्थता कर अपनी करेंसी येन में गिरावट को थामना जापान के लिए महंगा सौदा साबित हुआ है। बैंक ऑफ जापान के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि येन की गिरावट को थामने के लिए जापान के अधिकारियों ने $23.59 अरब खर्च करे हैं। सोमवार को डॉलर के मुकाबले येन 160.24 के निचले स्तर तक लुढ़क गया। ये 34 साल का सबसे निचला स्तर था। येन की इस गिरावट को थामने के लिए जापान की करेंसी मार्केट में मध्यस्थता की गई है। सर, एक तो बात यह कि इससे क्या गिरावट थमेगी, और दूसरी बात यह कि इसको ग्लोबल मार्केट किस तरह देख रहा है? जापान उन देशों में शामिल है शुभम जो आमतौर पर अपने विदेशी मुद्रा बाजार में दखल नहीं देते और बाजार को अपने तरह से चलने देते हैं। 5-6 बड़े देश तो दुनिया के हैं। जब प्लाजा एकॉर्ड हुआ था और उसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए थे, तो दुनिया में एक सहमति बनी थी कि विदेशी मुद्रा बाजारों में दखल नहीं दिया जाएगा। तो यूरोप के देश और जापान जो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, विदेशी मुद्रा बाजारों को अपनी तरह से चलने देते हैं। चाइना और भारत जैसे देश विदेशी मुद्रा बाजार में रोज दखल करते हैं और अपनी मुद्राओं को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। पर जापान की परिस्थिति अब समय विकट हो गई है और उसको ये सहमति या ये संधि छोड़नी पड़ी है और उसे सीधे बाजार में इंटरवीन करना पड़ा है, जिसमें ठीक ठाक 3.66 ट्रिलियन येन का दखल दिया गया है बाजार को में येन को गिरने से बचाने के लिए। जापान गहरी मुश्किल में है। मुश्किल ये है कि अगर येन की और ज़्यादा गिरावट को नहीं रोका गया तो महंगाई और तेज़ी से बढ़ेगी जापान में, क्योंकि जापान अधिकांश चीज़ों का आयात करता है, खासतौर से ईंधन का बड़ा आयात है जिसकी कीमत दुनिया में बढ़ रही है। लेकिन दूसरी बात ये कि फेडरल रिजर्व ने फिलहाल ब्याज दरों में कमी के कोई संकेत नहीं दिए। डॉलर में वैसी ही मजबूती है, तो इसलिए बाजार के लोग मान रहे हैं कि जापान का इंटरवेंशन थोड़े समय तक ही येन की गिरावट को रोक सकता है। जब तक ब्याज दरों का परिदृश्य ठीक नहीं होगा, डॉलर में मजबूती बनी रहेगी, दुनिया की करेंसी
करेंसीज के कमजोरी का दौर जारी रहेगा और इसलिए येन में को बचाने के लिए जापान के सेंट्रल बैंक को बाजार में फिर से दखल देना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। सेबी ने अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज को 2 कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में चल रही जांच से जुड़े हैं। चौथी तिमाही के नतीजों की घोषणा के साथ ही कंपनी ने 2 मई को रेगुलेटरी फाइल में ये जानकारी दी। अदानी एंटरप्राइजेज के मुताबिक 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी को सेबी से लिस्टिंग एग्रीमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यानी LODR रेगुलेशन के प्रोविजन पर अमल न करने के लिए नोटिस मिला है। चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर आरोप है कि अमेरिका में ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद वह अमेरिकी विश्वविद्यालयों में गोपनीय तरीके से कटिंग एंड रिसर्च को फंड कर रही है। जिन विश्वविद्यालयों में हुआवे इस रिसर्च को फंड कर रही है उनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी शामिल है। कंपनी का पर आरोप है कि वे वाशिंगटन की एक स्वतंत्र संस्था के जरिए इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका में फंड कर रही है। पाकिस्तान अपनी सरकारी एयरलाइंस बेचने जा रहा है और एयरलाइंस को बेचने के लिए आवेदन की तारीख 18 मई तक बढ़ा दी गई है। अभी तक पाकिस्तान की एयरलाइन को खरीदने के लिए करीब 10 आवेदन आ चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के राहत पैकेज देने के एवज में पाकिस्तान को एयरलाइंस बेचने की शर्त रखी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एयरलाइंस में 51% से लेकर 100% तक हिस्सा बेचे जाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल इंक ने ऐतिहासिक बायबैक का ऐलान किया है। एप्पल खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए $110 अरब के शेयर बायबैक करने जा रही है। एप्पल ने 2018 में $100 अरब का शेयर बायबैक किया था। अमेरिकी हिस्ट्री में टॉप 10 शेयर बायबैक में 6 एप्पल के हैं, 3 गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी? पाकिस्तान को अपनी एयरलाइंस के ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। आईएमएफ के लोन के तहत हमने आपको बताया था कि आईएमएफ से जो एक साल पहले पाकिस्तान का अनुबंध हुआ था जिसमें आईएमएफ ने मदद दी थी, उसमें इस एयरलाइंस को बेचा जाना था क्योंकि घाटे वाली और नुकसान वाली एयरलाइंस है जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैरियर है, पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर है। पिछले 1 साल की तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान को इसे खरीदने के लिए के लिए दुनिया में कंपनियाँ नहीं मिली। अभी जो ताज़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गल्फ़ की 2 कंपनियां हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ की 2 कंपनियां हैं जिन्होंने इसको खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है और इसके लिए दस्तावेज जुटाए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई बड़ी कंपनी इसे खरीदने के लिए आगे नहीं आई है और इसलिए इसकी खरीद की प्रक्रिया को आगे टाला जा रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइंस के पास करीब 34 एयरक्राफ्ट हैं जिसमें 17 एयरबस A320 है और 12 बोइंग B777 हैं। इसके अलावा 5 ATR भी हैं और इसका अधिकतर मार्केट शेयर या ज़्यादातर उड़ानें मध्य पूर्व के देशों में ही हैं। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे इकोनॉमिकम में रविवार को सुबह 11:15 बजे। सर, इस बार चर्चा का मुद्दा क्या होगा? इस बार के इकोनॉमिकम में हम आपको विस्तार से उस बहस के बीच में ले चलेंगे जो हाल में शुरू हुई और उसके बाद फिर चुनावी शोर के बीच थम गई। वो बहस थी भारत में विरासत पर या इनहेरिटेंस पर या वेल्थ पर टैक्स लगाने की। क्यों पूरी दुनिया के प्रमुख अमीर देश अपने यहाँ अमीरों पर इस तरीके का टैक्स लगा रहे हैं? भारत में आर्थिक असमानता की बहसें चुनाव में उभरती तो हैं पर पीछे हट जाती। आंकड़े क्या कहते हैं, तथ्य क्या कहते हैं? भारत में कमाई, खपत और बचत की तस्वीर क्या है और क्या वेल्थ टैक्स या विरासत कर पर एक सुविचारित राजनीतिक बहस का समय आ गया है? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए? इस पूरे विवादित मुद्दे पर जिस पर कांग्रेस अपने थिंक टैंक की बात सुनकर पीछे हट गई और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार भारत में गरीबों को मदद देने और सीधी सहायता देने की बात कहती, वो भी इस मुद्दे पर थोड़ी हिचकती दिखाई दी। ऐसा क्या है और क्या वास्तविकता है भारत की में आर्थिक असमानता की? क्या उसका इलाज करने के लिए ये वो विचार है जिस विचार का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है? बताते चले आपको कि भारत की सरकारें भी इससे पहले अमीरों पर तरह तरह से टैक्स लगाती रही हैं, चाहे इनकम टैक्स के सरचार्ज के तौर पर लगाए गए हों, लेकिन वेल्थ टैक्स और विरासत कर की बहस अब भारतीय राजनीति की मुख्यधारा के केंद्र में आई है। विस्तार से इस पर बात करेंगे और बताएंगे आपको आंकड़ों के साथ कि वास्तविकता क्या है। तो चलिए, इकोनॉमिकम आपको मिलेगा मनी 9 के सुपर ऐप पर। डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। अगला संस्करण लेकर मनी सेंट्रल का मैं आऊंगा सोमवार को, लेकिन आपको इस वीकेंड पर एक खास चीज देखनी है, वो देखना ना भूलिएगा। इस बार गोल्ड सेंट्रल में हम लेकर आ रहे हैं देश की बड़ी 11 ब्रोकिंग फर्म्स के एक्सपर्ट का एक सर्वे। गोल्ड के मौजूदा भाव पर आपको खरीदारी करनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए? अच्छा, गोल्ड या सिल्वर में से खरीदना हो तो किसे चुनें, किस रास्ते से चुनें? ETF खरीदें, बॉन्ड खरीदें, फिजिकल गोल्ड खरीदें, गहने खरीदें, कॉइन खरीदें, क्या करें?
तमाम सवाल गोल्ड के जो आपके जहन में इस समय चल रहे हैं मौजूदा मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, उसकी रोशनी में, तो आपको ये गोल्ड सर्वे ज़रूर देखना चाहिए। इस बार गोल्ड सर्वे हम लेकर आ रहे हैं अपने गोल्ड सेंट्रल में। देखना ना भूलें गोल्ड सेंट्रल इस वीकेंड पर मनी 9 के सुपर ऐप पर। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमो दीवार है, कैसा ही रंगो